इंस्टीट्यूशनल मेजर्स से। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स। ठीक है, लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स के अंदर ऐसा बोला गया है कि जो भी लॉ है, जो भी एक्ट है, उसको एबॉलिश कर दो। एबॉलिश मतलब खत्म कर दो, कि जो भी जिसकी भी जमीन होगी उसको ज्यादा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लिमिटेड पोर्शन होना चाहिए जिससे दोनों को फायदा हो, लैंड लॉर्ड को भी फायदा हो और फार्मर को भी फायदा हो। सो लॉ टू एबॉलिश जमींदारी सिस्टम टू प्रोटेक्ट टीलर्स, टीलर्स का मतलब है फार्मर्स, and to control rent are implemented in India so that it provides ownership of land to farmers and land laborers may have protection to till land to stop exploitation of farmers, and this way farmers may have big share of their crop. This may become a cause to do more efforts to increase agriculture production. Overall, it may increase agriculture productivity. तो क्या करना चाहिए, ये जो लॉ है जमींदारी सिस्टम के अंदर के सबसे ज्यादा जो शेयर है, सबसे ज्यादा जो क्रॉप्स उगाया जाता है वो दे दिया जाएगा लैंड लॉर्ड को, ऐसा निकाल देना चाहिए। हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए फार्मर्स को। तो फार्मर्स चीट बहुत हो रहे थे, उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम ये एक्ट को एबॉलिश कर सकते हैं। एबॉलिश करने के बाद जो फार्मर्स है उसको सबसे ज्यादा शेयर मिलना शुरू हो जाएगा, तो उसको भी इंटरेस्ट होगा कि मैं जितना ज्यादा उगाऊंगा उतना ज्यादा मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो वो इम्प्रूव करेगा अपने आप को, मेहनत करेगा, एफर्ट्स लगाएगा, जिससे एग्रीकल्चर के अंदर जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये स्टेप्स लेके हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट था। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो। डन? नहीं है। हाँ हाँ, फिर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल मतलब के जो बैंक्स है वो जो क्रेडिट पे जो मतलब क्रेडिट देते हैं, मतलब पैसा जो लोन के फॉर्म में दिया जाता है वो फार्मर्स तक पहुंचना चाहिए, मिलना चाहिए उनको। अगर वो मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो एग्रीकल्चर को वो लोग बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड द अदर मॉनेटरी फैसिलिटीज, मतलब पैसा प्रोवाइड करना और बाकी की जो भी फैसिलिटीज बैंक दे सकती है वो अगर फार्मर्स तक पहुंचाई जाए। Nationalization of banks undertaken by India, even National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), which is a body of RBI set up in 1982 to do special focus on agriculture sectors, and regional rural banks and land development banks developed under it to provide cheap and enough credit to Indian farmers. देखो यहाँ पे सिंपल वर्ड्स याद रखने हैं। नाबार्ड जो है वो एक पार्ट है किसका, आरबीआई का, जो 1982 में सेटअप किया गया था। उसके बाद रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबी और एलडीबी लैंड डेवलपमेंट बैंक वो डेवलप की गई, बनाई गई, जिससे फायदा किसको हो, इंडियन फार्मर्स को हो, उनको क्रेडिट पे पैसा मिल सके, मतलब पैसा मिल जाए लोन के फॉर्म में। ठीक है, सो दैट they would have cheap and enough credit in order to increase agriculture productivity। तो उन्हें लोन सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल जाए, जिससे वो अपने आप का प्रोडक्शन जो है क्रॉप्स का वो बढ़ा सके, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़े। ऐसे स्टेप्स मिलने चाहिए, मतलब कि जो लोन है वो अच्छे से फार्मर तक पहुंचनी चाहिए, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा हाँ। सके। ठीक है, तो यही पॉइंट तुमको इसके अंदर मेंशन करने। फिर आता है थर्ड पॉइंट, इंप्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग किया जाता है उसमें अलग अलग स्टेप्स लेने चाहिए। टोटल यहाँ पे 5 स्टेप दिए हुए हैं, वो 5 स्टेप्स हम लोग पढ़ते हैं, वो कौन कौन से हैं। रेगुलेटेड मार्केट हैव बीन सेटअप, ऐसा मार्केट सेट किया जाए जहाँ पे रेगुलेशन हो, किसी का कोई चीट ना करे किसी को, एक अथॉरिटी हो, मतलब एक ऐसा पर्सन हो, ऐसी इंस्टीट्यूशन हो जो पूरा ध्यान रखे कि कोई किसी को चीट नहीं कर रहा है। ठीक है, उसे कहते हैं रेगुलेटेड मार्केट। फिर आता है एगमार्क। एगमार्क का मतलब होता है ऐसी साइन जिससे पता चले कि ये जो प्रोडक्ट है वो जेन्युइन है, अच्छी क्वालिटी का है, उसे एगमार्क कहते हैं। तो टू क्लासिफाई द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज पर देयर क्वालिटी, क्वालिटी के हिसाब से उसके ऊपर सिक्का लगता है, और उस सिक्के को, मतलब उस सिंबल को, उस स्टैम्प को हम बोल सकते हैं एगमार्क। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग वो सब हर जगह पे, हर मार्केट में अप्लाई किए जाने चाहिए।
National Warehouse Corporation and State Warehouse Corporation started to increase agriculture produce of farmers. Warehouse Corporation क्या होता है? गोडाउन, जहां पर फार्मर अपना जो भी उगाया हुआ चीज होता है उसको अच्छे से स्टोर कर सके. अगर उनके पास, फार्मर्स के पास इतनी जगह नहीं होती कि वो सब वो स्टोर करके रखे, ठीक है, अगर वो खेत में रखेगा तो कोई चोरी करके लेके जाएगा या फिर खराब हो जाएंगे. तो उनके पास पूरे कंट्री में, ऑल ओवर कंट्री के अंदर नेशनल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन बनाए गए और हर स्टेट के अंदर स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन बनाए गए थे, जिसकी वजह से फार्मर्स को स्टोर करने के लिए आसानी हो जाए. सिस्टम्स हैव बीन डेवलप्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. जो भी उगाया जाता था, जो भी क्रॉप बनाया जाएगा, उसका एक सिस्टम होना चाहिए कि उसका प्राइस क्या रखा जाएगा. ठीक है, अगर ये चीज इस कोई भी, चलो वीट है तो वीट का प्राइस क्या रखा जाएगा, एक सिस्टम होना चाहिए, एक जेन्युइन मेथड होनी चाहिए जिससे कैलकुलेशन करना हो, कोई भी प्रोडक्ट उगाया गया हो, कोई भी वीट या कोई भी क्रॉप उगाया गया हो तो उसका सिस्टम होना चाहिए प्राइसिंग का. ठीक है, वो 4th पॉइंट में बोला है. और 5th बोला है टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम मार्केट प्राइस चेंजेस, बॉटम प्राइस बीइंग अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट को एक बॉटम प्राइस तैयार करना पड़ेगा. बॉटम प्राइस का मतलब होता है कम से कम इतना पैसा तो मिलना चाहिए, उससे कम नहीं मिल सकता, उससे ज्यादा मिले तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. फार्मर्स को वो बॉटम प्राइस कौन तय करता है? तो सरकार तय कर देती है कि 1 टन या 100 टन उसका रेट इतना है, उससे कम में तुम नहीं ले सकते फार्मर्स. ठीक है, उससे ज्यादा वही तुम्हें लेना हो तो दे सकते हो, पर वो एक बॉटम प्राइस होती है, एक लिमिटेशन होती है जिससे फार्मर्स को नुकसान होगा नहीं, जिसकी वजह से वो इम्प्रूव कर सकता है अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. समझ में आया यहाँ तक, 3rd पॉइंट तक? यस सर. इम्प्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग. हेलो यस सर. हेलो हेलो, राशि नहीं है क्या? हेलो. हाँ सर. समझ में आया ये 3rd पॉइंट तक? हाँ. फिर आता है 4th पॉइंट, एग्रीकल्चर रिसर्च. टेक्स्ट बुक में रिसर्च का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है. इंडियन फार्मर्स आर नॉट एबल टू डू रिसर्च एज दे आर लेस एजुकेटेड. ठीक है, अब इंडियन फार्मर्स जो है वो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, तो वो रिसर्च नहीं कर पाते. रिसर्च क्या? सॉइल कैसी है, जहाँ पे कौन सा क्रॉप उगाऊंगा तो मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा. तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जो रिसर्च होते हैं वो खुद नहीं कर पाते. तो ये जो काम है, जो ये ड्यूटी है, वो किसे दी गई है? वो नाबार्ड बैंक है, ठीक है, सरकारी बैंक है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को सपोर्ट करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करती है, उसको ये काम दिया गया है. It does many researches and it gives knowledge and training to farmers about it. तो बहुत सारे रिसर्च करते हैं ये लोग, नाबार्ड बैंक वाले, और वो लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, किस तरह से क्रॉप्स को उगाना है, किस तरह से उसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये सब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है. So farmers should not cultivate only with traditional technique, but they produce as per rising demand and by that earn more income and start doing market-oriented production. तो फार्मर्स वही चीज कल्टीवेट ना करें जो वो पहले ट्रेडिशनल टेक्निक से जो चीजें उगाई जाती थी, मतलब पुराने मेथड से जो चीजें वो खेती कर रहे थे, उसके बजाय ऐसा प्रोडक्शन करे जिसकी डिमांड ज्यादा हो, जिसके मार्केट में पैसा ज्यादा मिलने वाला हो. उससे क्या होगा? फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी और मार्केट में उनको पता चलेगा कि कौन सी प्रोडक्शन की जरूरत ज्यादा है. अगर उनको मार्केट का सब पता चलना शुरू हो जाएगा तो वो सब कैसे पता चलेगा? तो ये जो नाबार्ड बैंक्स है, अलग अलग बैंक्स है, वो उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. टू इंक्लूड देम इन एग्रीकल्चर रिफॉर्म प्रोग्राम्स, अलग अलग प्रोग्राम सेट किए जाते हैं जहाँ पे सारे फार्मर्स को बुलाया जाता है. कलेक्टिवली रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, पंचायती राज, ये सब प्रोग्राम्स के नाम है. ये सब ऐसी मीटिंग्स होती है, ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे वहाँ पे सबको बुलाया जाता है, सारे फार्मर्स को. इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जनधन योजना, ये सब जो प्रोग्राम्स थे, ये सब जो इवेंट्स है, ये सब जो अलग अलग फैसिलिटीज है वो फार्मर्स के लिए बनाई गई है, जिससे वो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न क्रॉपिंग का इस्तेमाल कर सके. Started to modernize the agriculture sector to direct them for increase in agriculture productivity. तो जब मॉडर्नाइजेशन आ जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर में तो ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगा. ये 4 पॉइंट थे इंस्टीट्यूशनल मेजर्स में. इसमें कोई डाउट है? नो सर. एकदम इजी था. उससे बहुत इजी टेक्नोलॉजिकल मेजर्स है. तो
हमको पता ही है, ठीक है। इम्प्रूव सीड्स, पहले के जमाने में ट्रेडिशनल सीड्स होते थे। अभी मैं तुमको बोल देता हूँ ट्रेडिशनल सीड्स क्या होता है और हाइब्रिड सीड्स क्या होता है। ट्रेडिशनल सीड्स मतलब सपोज इस साल कोई क्रॉप उगाया, जैसे कि वीट उगाया, तो उसमें से कोई भी अच्छे सीड्स होंगे वो निकाल लेंगे, क्योंकि उसमें से अगर सीड्स जो होंगे थोड़े बहुत निकाल लेंगे, जिससे वो दूसरे साल नेक्स्ट ईयर के लिए वही सीड्स का यूज करके क्रॉप कर सके, क्रॉप वापस उगा सके, समझना है। तो इस तरह से उसे कहते थे ट्रेडिशनल सीड्स। जबकि हाइब्रिड सीड्स जो होती है वो आर्टिफिशियल सीड्स होते हैं, लेबोरेटरी और मार्केट में हमको मिल जाते हैं, अलग अलग शॉप में, ठीक है, जहाँ पर ये एग्रीकल्चर रिलेटेड सारी चीजें मिलती है वहां से, ठीक है, जहाँ पे फर्टिलाइजर, केमिकल वो सब मिलता है। तो हाइब्रिड सीड्स भी वहां मिल जाते हैं, ठीक है। तो जब हाइब्रिड सीड्स का यूज करना शुरू कर देंगे, हाइब्रिड सीड्स को इम्प्रूव सीड्स भी कहा जाता है। तो साइंटिफिक इन्वेंशन है, ये साइंटिस्ट लोगों ने इन्वेंट किया गया है। दिस साइंटिफिकली डेवलप सीड्स गिव मोर प्रोडक्शन हेल्प इन प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स। तो जब हम प्रोड्यूस करते हैं क्रॉप्स को, क्रॉप्स उगाते हैं, तो ज्यादा क्रॉप उगता है, ठीक है, इससे ज्यादा क्रॉपिंग हो सकता है, स्पीड में क्रॉप उगता है, एंड प्रोटेक्ट क्रॉप अगेंस्ट डिजीज, बीमारी से भी प्रोटेक्शन मिल सकता है ये क्रॉपिंग। इंडिया हैज अचीव्ड अ नोटेबल राइज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ सीड। ये जो हाइब्रिड सीड है उससे बहुत सारा प्रोडक्शन हमारे कंट्री में देखने को मिला है। Therefore, extraordinary rise in food grains production is known as the place of agriculture revolution as seed revolution. तो इम्प्रूव सीड्स का यूज करके हम लोग ने हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारा प्रोडक्शन अच्छा देखने को मिला है। हमें प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा देखने को मिला है, इसलिए हम लोग इस इम्प्रूवमेंट को सीड रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि सीड की वजह से इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च कमिटी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये अलग अलग इंस्टीट्यूट्स है, ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज है जो प्रायोरिटी देती है, महत्व देती है। किसे महत्व देती है? हाइब्रिड सीड्स को। फार्मर्स को समझाती है कि हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल कीजिए। गिव प्रायोरिटी टू द सीड्स डेवलपमेंट टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन रियलिटी। तो रियलिटी में प्रोडक्शन ज्यादा हो, उसके लिए ज्यादातर महत्व इम्प्रूव सीड्स मतलब कि हाइब्रिड सीड्स को दिया जाता है। ये फर्स्ट पॉइंट है, समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। Yes, sir. ओके। सेकेंड पॉइंट है यूज ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स। तो केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे प्रोडक्शन हमारे कंट्री में बढ़ सके। बहुत सारे फार्मर्स जो है वो केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। सो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इंक्रीज विद द यूज ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स इन इंडिया। तो जैसे जैसे हमने इम्प्रूव सीड्स का यूज करना शुरू किया है, उसके साथ साथ फार्मर ने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो जब हम इम्प्रूव सीड्स और केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो प्रोडक्शन फास्ट होता है और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का होता है और बहुत स्पीड में हो जाता है। तो केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स गिव इनफ न्यूट्रिशन टू प्लांट्स। तो केमिकल ऐसा होता है कि जिसमें ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है प्लांट्स को, एंड हेल्प्स टू ग्रो रैपिडली, वो जल्दी ग्रो होता है। Therefore, these fertilizers are very beneficial to increase agriculture productivity. और ये फर्टिलाइजर्स हेल्प करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने में। नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश एंड अदर केमिकल्स आर यूज्ड एज पर द क्रॉप। जैसे क्रॉप की जो जरूरत होती है उस प्रकार का केमिकल, उस प्रकार का फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जाता है। क्या हुआ, कोई डाउट था? हेलो? नहीं। Chemical based fertilizers produced by public sector enterprise are also used in India. Chemical जो fertilizers है जो हम पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट कंपनीज है वो लोग प्रोड्यूस करते हैं, वो लोग बना रहे हैं, जो हमारी कंट्री में हेल्पफुल हो रहा है, ठीक है। इवन फर्टिलाइजर्स आर इंपोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एट लोअर रेट्स, सब्सिडाइज्ड रेट्स। मतलब बाहर की कंट्री से हम लोग मंगवाते हैं फर्टिलाइजर्स को और कम से कम दाम में, सब्सिडाइज रेट में हम लोग दूसरे कंट्री अपनी कंट्री में कम दाम में उस फर्टिलाइजर्स को हमारे फार्मर्स तक पहुंचाते हैं, जिससे फार्मर्स का प्रोडक्शन मतलब जो खेतीबाड़ी वो लोग करते हैं उसका प्रोडक्शन अच्छा हो जाए। थर्ड पॉइंट है इंक्रीज इन इरिगेशन फैसिलिटीज। इरिगेशन फैसिलिटीज अगर बढ़ाई जाए तो उसे क्या हो सकता है, तो हम लोग
एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर डिपेंड्स ऑन स्काई। स्काई का मतलब होता है पानी, रेन। रेन के ऊपर डिपेंड करते हैं हम लोग इन मेजोरिटी केसेस, बट रेन इज क्वाइट अनसर्टेन। पर हमारे कंट्री में बारिश की अनसर्टेनिटी रहती है, आ भी जा सकती है, नहीं भी आ सकती है, ज्यादा भी आ सकती है, कम भी देखने को मिल सकती है। तो इट डिपेंड्स हाँ ऑन रेन। रेन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ पे रेन कैसी रहेगी, उस हिसाब से खेती होती है। सो इट डायरेक्टली अफेक्ट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे बहुत इफेक्ट देखने को मिलती है। अगर कम बारिश होगी तो नुकसान, ज्यादा बारिश हो गई तो भी नुकसान। तो इट डिपेंड्स ऑन द रेन। रेन के ऊपर डिपेंड करता है हमारा एग्रीकल्चर। इंडिया हैज वन ऑफ द बिग इश्यूज ऑफ एग्रीकल्चर विच इज इनएडिक्वेट फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन। हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे बड़ी जो कमी है वो फैसिलिटी की कमी है। जब हम खेती करते हैं, इरिगेशन करते हैं, तब बहुत सारी फैसिलिटीज हमारे पास नहीं है। If agriculture has to come out from uncertainty of rain and to provide certainty in irrigation facility, then different motive of small scale and medium scale irrigation projects should be developed. अगर हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, ये अनसर्टेनिटी है जो बारिश की, उसको हम सर्टन कर देते हैं, मतलब पानी मिलेगा ही, जितना जरूरत होगा उतना मिल जाएगा, उस खेत तक पहुंचाया जाएगा, तो हम लोग जो छोटी छोटी कंपनीज है, स्मॉल स्केल कंपनी है, मिडिल स्केल कंपनीज है, उसको भी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, उसको भी छोटी कंपनी है उसे बिग कंपनी मतलब ह्यूज इंडस्ट्रीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में उसको बना सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, उनको भी प्रायोरिटी दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, टू एक्सपांड द सर्विस ऑफ इरिगेशन, डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इरिगेशन सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड सेटअप बाय इंडिया। सरकार ने दो चीजें यहाँ पर शुरू की है इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए। एक है डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इरिगेशन सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अलग अलग प्रोग्राम सेटअप किए गए जिसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज है, पानी पहुंचाया जाएगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स, सीड अच्छे पहुंचाए जाएंगे, ऐसी सब फैसिलिटीज दी गई है। और दूसरी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा जहां पर वो स्टोर करके रख सके अपने चीजों को, नुकसान ना हो जब बारिश आए तब, ऐसे सब सेटअप्स करके दिए है सरकार ने। In addition to that, incomplete irrigation projects and to develop other facilities, NABARD been assigned. अगर खेती कम होती है, प्रॉब्लम आ जाती है खेती में, डिजीज लग जाती है या कुछ खराबी आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो नाबार्ड जो है वो संस्था को बनाया गया है सरकार ने, और वो संस्था क्या करती है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करती है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो इससे क्या होता है, ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर आता है यूज ऑफ मशीन। वन ऑफ द रीजन फॉर लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इज ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स और मशीन। एक कारण ये था, हमने पढ़ा लो प्रोडक्टिविटी में, कि मशीन जो इस्तेमाल किया जाता है वो पुराना जो है, पुराने बुलक कार्ट्स है, पुराने जो थ्रेशर्स है, पुराने मशीन और मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके कारण प्रोडक्शन बढ़ता नहीं। इन रियलिटी विद द डेवलपमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, जैसे कि अभी देखने जाए तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर ट्रैक्टर, थ्रेशर, इलेक्ट्रिक पंप, ऑयल इंजन, फिर पेस्टिसाइड स्प्रिंकल पंप, ये सारे क्या है, मशीन है, जिसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, जल्दी उगा सकते हैं क्रॉप्स को, अगर हम ये सारे जो मशीन है उसका यूज करना शुरू कर दें। तो मॉडर्न मशीन्स आर इन्वेंटेड, ये सारे मॉडर्न मशीन इन्वेंट किए गए हैं। दिस मशीन्स आर वेरी हेल्पफुल टू हैव मोर देन वन क्रॉप अ ईयर। एक ही साल में एक से ज्यादा क्रॉप्स उगाना है एक ही लैंड के ऊपर, तो ये अगर मशीन से हमारे पास, तो उसको हम उगा सकते हैं, और हमारी प्रोडक्टिविटी है, फार्मर्स के जो लैंड है उसमें जो प्रोडक्शन जितना होना चाहिए वो ज्यादा हम कर सकते हैं इस मशीन का यूज करके। फिर आता है पेस्टिसाइड्स। रेडी क्रॉप हैज डेंजर ऑफ वेरियस डिजीज एंड इंसेक्ट। जब क्रॉप उग जाता है, तो जब क्रॉप उग जाएगा तो बहुत सारे इंसेक्ट आना शुरू हो जाएंगे खाने के लिए, बहुत सारे पेस्टिसाइड मतलब रैट है, माउस है, ठीक है, वो सब आ जाएंगे, तो दवाई छाटना पड़ेगा उसके लिए, उसे पेस्टिसाइड्स कहते हैं। टू प्रिवेंट क्रॉप फ्रॉम वेरियस डिसीजेज, तो बीमारी ना लग जाए वो प्लांट्स को, उसके लिए, एंड टू प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम इंसेक्ट्स, इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए साइंटिफिकली डेवलप पेस्टिसाइड्स आर वेरी यूजफुल। तो साइंटिस्ट लोगों ने लेबोरेटरी में बहुत सारे ऐसे दवाइयां बनाई हैं जिसको पेस्टिसाइड्स कहते हैं, जो मार्केट में इजीली मिल जाती है, उसका यूज करके हम वो प्लांट्स में डालेंगे तो वो कोई इंसेक्ट आएगा नहीं।
By using them, the loss of crop can be restricted. तो कोई खाएगा नहीं, नुकसान नहीं होगा, उसको कोई बीमारी नहीं होगी प्लांट को, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन को जो कमी हो रही है, मतलब कि बिगड़ रहा है, डिजीज लग जाती है, उसको हम रोक सकते हैं और हाई प्रोडक्टिव, ज्यादा प्रोडक्शन हम लोग कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है सॉइल टेस्टिंग, ठीक है। लास्ट पॉइंट, लास्ट चैप्टर का ये जो अंत है उसका ये लास्ट पॉइंट है। सॉइल टेस्टिंग इज मच पॉपुलर इन कल्टीवेशन विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक टेक्निक। सॉइल टेस्टिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइंटिफिक टेक्निक का यूज करके हम अगर सॉइल को टेस्ट करते हैं तो हमें पता चल सकता है इसके अंदर न्यूट्रिशन कितना है, कितना क्रॉप कितना जल्दी उग सकता है, वो सब मुझे पता चल सकता है अगर हम सॉइल टेस्ट करते हैं तो। द टेस्ट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट लैंड, लैंड की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा। इट मीन्स, उसका मतलब इट इज लैंड फेवरेबल टू क्रॉप और नॉट कैन बी नोन बाय द टेस्ट। सॉइल टेस्टिंग से हम पता लगा सकते हैं कि जो क्रॉप हम उगाना चाहते हैं वो उगा पाएंगे यहाँ पर या नहीं उगा पाएंगे, ठीक है, उससे नुकसान नहीं होगा फार्मर्स का। इवन इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट ऑफ सॉइल। सॉइल में क्या कमी है, उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, उसमें नाइट्रोजन नहीं है, वो कमी जो है उसे डेफिशिएंसी कहते हैं, वो भी हमें पता चल सकता है सॉइल टेस्टिंग। और वो डेफिशिएंसी को हम दूर कर सकते हैं अलग अलग दवाई का इस्तेमाल करके, जैसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो जो कमियां हैं सॉइल के अंदर वो पूरी हो जाएगी और हम अच्छे से क्रॉप को उगा पाएंगे। और प्रोडक्शन जो हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर में होना चाहिए वो ये जो पॉइंट्स है उसकी वजह से हम बढ़ा सकते हैं। समझ में आया ये टेक्नोलॉजिकल मेजर्स? यस सर। अब जाते हैं अदर मेजर्स पे। Yes, sir. सी पॉइंट, ये सी पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है अदर मेजर्स, ठीक है। उसके अंदर कोई पॉइंट्स नहीं है पर एक पैराग्राफ है जो तुम्हें लिखना पड़ेगा एग्जाम में भी, वो मैं फटाफट रीड कर लेता हूँ, एक बार सुन लेना। To improve agriculture productivity, farmers are needed to educate or they may be well informed about new technologies to bring changes in their working pattern. Farmers को अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना है, इंप्रूव करना है, तो उनको पढ़ाना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको नए टेक्नोलॉजी के बारे में समझाना पड़ेगा, किस प्रकार से काम करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, वो सब समझाना पड़ेगा। Even they should awaken for bad customs or rural areas and can be explained about not to believe in fatalism. Fatalism मतलब पुराने जो लोग बोलते थे कि इस समय पे काम करेंगे तो अच्छा प्रोडक्शन नहीं होगा, ऐसा मतलब अंधविश्वास जो उनको पहले से है कि ये टाइम पे काम नहीं करने का, 7 बजे के बाद घर चले जाने का, 6 बजे के बाद आने का, ऐसा सब जो होता है वो अंधविश्वास पे ट्रस्ट नहीं करने का, ऐसा हमें उसको फार्मर्स को समझाना पड़ेगा। न्यू मेजर्स लाइक एग्रीकल्चर फेयर, नए नए एग्रीकल्चर, गांधीनगर और वो सब जगह पे एग्रीकल्चर फेयर होता है, मेला लगता है एग्रीकल्चर, फार्मर्स वहाँ पे आते हैं बहुत सारे। कैन बी यूज टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, वहाँ पे वो लोग को समझाया जाता है किस तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है, क्या स्टेप्स लोगे तो जिससे तुम्हारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये सब वहाँ पर समझाया जाता है। इन एडिशन टू दैट एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है जैसे कि कैटल रियरिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, जंगल में से जो चीजें हम लेके आते हैं, जंगल में से जो गम आता है, ठीक है, वुड आता है, फिर बहुत सारी ऐसी हर्बल दवाइयाँ आती है, तो ये सारी चीजें हम लोग जंगल में से भी लेते हैं जो हमारे लाइफ के ऊपर, मतलब हमारे लाइफस्टाइल में वो सारी चीजें जरूरत की होती है। That can increase agriculture productivity if small scale industries can be expanded to rural areas. अगर हम छोटी छोटी कंपनीज को रूरल एरियाज मतलब के गांव वाले विस्तार तक पहुंचा दे तो वहाँ क्या होगा, तो वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होगी उनको आसानी से वहाँ मिल जाएगी। जब उनको आसानी से वो प्रोडक्ट मिल जाएगी तो क्या होगा, तो डेवलपमेंट होगा। किसका डेवलपमेंट होगा, दोनों का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी बड़ी होगी और एग्रीकल्चर भी डेवलप होगा। That kind of industries can become supporting to agriculture and that can be make improvement of agriculture productivity easier and possibly in reality. तो यहाँ पर यही कहा है कि जिस तरह से सपोर्ट मिलेगा एक रूरल एरियाज जो है, जो छोटी छोटी कंपनीज है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उनको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी जो हम एग्रीकल्चर सेक्टर में से मिल सकता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर उन्हें वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा, तो उनको आसानी से हेल्प मिल जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर की मदद मिल जाएगी उनको, और उनको भी ऐसा लगेगा कि हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना चाहिए, ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, जिससे क्या हो, स्मॉल स्केल का फायदा और फार्मर्स को भी अल्टीमेटली फायदा हो।
तो ये कुछ पॉइंट तुम्हें इसके अंदर अदर मेजर्स में 4-5 पॉइंट तुम्हें इसमें से याद कर लेने हैं और तुम लिख सकते हो। समझ में आया? यस सर। ओके, तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। इसमें हमने सब कंप्लीट कर लिया है, कुछ भी बाकी